No. Okay. So we will discuss the essay of Yogesh. Ranveer will start the discussion. Short discussion of 5-10 minutes at least, and then we will go to ethics case study. ओके। योगेश का ऐसे था मेरे पास एक हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टोरियस वन। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टोरियस। हेलो सर। आवाज आ रही है? हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्टोरीज वन बाय साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो योगेश ने ये ऐसे लिखा है। आपने मुझे स्टार्ट ऐसा तो लगता है वैसे कि दो डिवाइस आसपास कहीं रखे हुए हैं इसलिए इको आ रहा है। कोई दो डिवाइस बहुत नजदीक नजदीक हैं किसी के भी, इसलिए इको आ रहा है। रूम में एक ही। तो योगेश ने जो ऐसे लिखा है स्टार्ट से ही किया इन्होंने, पर मैं एक तो और बताता हूँ कि जो कहानी से अपन स्टार्ट करते हैं ना एनेक्डोट से, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। मेरे को पिछली बार 132 नंबर आए थे ऐसे, और इस बार 130 आए थे, जो पिछले 2-3 सालों के हिसाब से अच्छे नंबर थे। तो अगर आप महाभारत से कोई कहानी लिखते हैं जिसमें हमने देखा ना कैसे कौरव और पांडवों के बीच में, कौरव थे वो ज़्यादा रोमांटिक टाइप के मैन थे, उनको पूरी लैंड को कवर करना था, बिल्कुल 1 इंच भी जगह उनको नहीं देंगे पांडवों को, ऐसे बोलते थे। और पांडव कितने साइंटिफिक लोग थे, वो चाहते थे कि उनको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ताकि अपना रूल स्टार्ट करे वो। तो फाइनली क्या हुआ, साइंटिफिक मैन थे वो जीत गए थे, रोमांटिक मैन थे वो हार गए थे। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते थे, या महात्मा गांधी से स्टार्ट कर सकते थे। महात्मा गांधी के आने से पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, वो ज्यादा रोमांटिक टाइप का था, जिसमें मतलब कोई फिक्स पैटर्न नहीं था उस टाइम। कभी भी रिलीजन को यूज कर लेते थे, जैसे बंग बंग वाला मूवमेंट हुआ था उस टाइम, बंगाल डिवीजन वाला, या फिर इस टाइप से कोई फिक्स वो नहीं था। और वो जो, तो महात्मा गांधी के आने के बाद उन्होंने एक फिक्स पैटर्न बनाया था हमारे फ्रीडम मूवमेंट में, यानी काफी साइंटिफिक पैटर्न बनाया था उन्होंने कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए, अगर वायलेंस होगी तो जो गवर्नमेंट है वो अपना हथियारों का यूज करेगी, तो जिससे काफी बड़े पैमाने पे वो उस मूवमेंट को दबा दिया जाएगा, और लोगों का जो मोरल है वो काफी डाउन हो जाएगा। तो फाइनली जो जीत हुई थी वो साइंटिफिक मैन की हुई थी, और रोमांटिक थी उनकी नहीं हुई थी। और ऐसे ही आप उधर वर्ल्ड वाइड जाओ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बेसिकली फासिज्म और नाजिज्म का वो रोमांटिज्म ही था। हिटलर का वो रोमांटिक मूड ही था कि वो अपने आप को, तो जर्मनी के लोग रह सके इसलिए ज्यादा चाहते थे। तो फाइनली उनकी हार हुई थी। स्टार्टिंग में भले ही वो लगते हैं कि वो ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन अल्टीमेट जिसको हिस्ट्री याद रखती है वो साइंटिफिक मैन उनको याद रखती है। ऐसे आप किसी कहानी से स्टार्ट करते हैं तो शायद वो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे आपने लिखा है वो भी काफी सही है, लेकिन उसको पढ़ के ऐसे वो आगे पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। उसका स्टार्टिंग का मतलब यही होता है। तो फिर जो आपने लिंकिंग पैरा लिखा है वो काफी सही लिखा है, इसका ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है ऐसे लिखने में, कि हम बता देते हैं एग्जामिनर को कि आगे हम क्या लिखने वाले हैं। तो आपने काफी अच्छा लिखा है, वो काफी सही है। उसके बाद में ऐसे में आपने महात्मा गांधी और सुकरात, इन दो लोगों को, केवल इन दो ही लोगों के बारे में बार बार लिखा है। 11 पेज में आपने इनका जिक्र बहुत बार किया है। आप ऐसे मत लिखो, आप एंशियंट इंडिया से स्टार्ट कर दो, या फिर वर्ल्ड में चले जाओ, वहां से स्टार्ट करके एंशियंट मेडाइवल, फिर अपने फ्रीडम मूवमेंट के आसपास आ जाओ, फिर फ्रीडम के बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के आ जाओ, फिर एंडिंग करो ना वहाँ पे क्लाइमेट चेंज और जो आज की बातें हो रही है, इंटरनेशनल पीस है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल साउथ है, जो ज़्यादा टेररिज्म है, जो ज़्यादा डिबेट वाले टॉपिक है, वहाँ पे आके इसको एंड कर दो। तो इससे क्या होता है, एक तो हमारा खुद का फ्लो बना रहता है, और चेक करने वाले को भी लगता है कि सब कुछ टाइम पीरियड के हिसाब से चला आ रहा है। ऐसे में काफी डायमेंशन होती है ना, कुछ लोग लिखते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, एथिक्स और वो सब डायमेंशंस लिखते हैं,
पर आजकल जो ऐसे आते हैं वो ज़्यादा इस टाइप के होते हैं जिसमें ऐसे डायमेंशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से डायमेंशन को डिवीजन बना लो। तो मैं ऐसे लिखता था, तो मैं ऐसे लिखता था, एंशियंट इंडिया से कुछ एग्जांपल लिखता, या वर्ल्ड वार के आसपास काफ़ी एग्जांपल मिलते हैं अपने को, वहां से स्टार्ट कर देता। जो ऐसे की डिमांड इसमें है ना, इसमें हमें साइंटिफिक मैन की जो विक्ट्री है उसको ज्यादा दिखाना है, जो रोमांटिक मैन की है उसको बहुत कम दिखाना है। मतलब 70% उसकी साइड में होना चाहिए, 30% उसका होना चाहिए। तो पहले तो साइंटिफिक मैन कैसे जीतता है और उसकी उसकी जो बातें हो कैसे हिस्ट्री बनी है वो बताना है। फिर बीच में 10-1% दोनों को एक साथ लेके आ जाओ कि डाइकोटमी नहीं है, दोनों मतलब पैरेलल भी चल सकती है दोनों बातें। और फिर थोड़ा सा रोमांटिज्म का दिखा दो और फाइनली कंक्लूड करो, तब प्रेजेंट को लेके आ जाओ, तो इसमें साइंटिफिक बातें हों। तो जैसे मैं बताऊं आपको कि आप ऐसे लिख सकते थे। अपन अगर एंशियंट में जाएं तो सुकरात वाला एग्जांपल लिख सकते हैं कि कैसे ग्रीस देश में उन्होंने कुछ रिलीजियस चीज़ों का विरोध किया था। तो उनको जहर खाने का बोला गया था, या दो ऑप्शन दिए थे, या तो जहर खा लो या फिर देश को छोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि अपने एक ट्रुथ के बाद, अपनी एक सही बात को बचाने के लिए मैं देश तो नहीं छोड़ूंगा, बाकी लोगों का भला नहीं होगा इसमें। यानी अपनी एक साइंटिफिक बात को बचाने के लिए उन्होंने उस देश में रहे और जहर खा लिया फाइनली। तो आज भी हम उनको याद करते हैं। तो ये था कि कैसे साइंटिफिक विक्ट्री हुई थी, जो रोमांटिसिज्म था वहां पे फैला हुआ उसके ऊपर। तो एग्जाम्पल हमारे ऐसे के जो टाइटल उसको भी सही साबित करता है, और यहाँ से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं। गैलीलियो का नाम सुना होगा आपने, जो एक काफी बड़े साइंटिस्ट थे। उनका भी सेम ऐसा ही केस था, उन्होंने भी एक साइंटिफिक स्टेटमेंट दिया था जिसका लोगों ने काफी अपोज किया था वहां पे। उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस टाइम माना नहीं था, क्योंकि वो ट्रेडिशंस ऐसी थी उस टाइम कि लोगों ने उसका विरोध किया था। तो ये मतलब आप जो एक या दो पैरा लिखो ना, उसमें हर एक पैरे के लास्ट में आपके मन में ऐसी बात आनी चाहिए कि ऐसे का जो टॉपिक है ना, वो यहाँ पे सही बात फिट हो रही है। और बीच बीच में कहीं कहीं 4-5 पैरा के बाद में उस सेम लाइन को लिख भी दिया करो। इससे प्रूव होता है कि साइंटिफिक मैन है, उनके द्वारा किए गए काम आज ज्यादा रिलेवेंट है या लंबे टाइम तक स्टेबल रहते हैं। साइंटिफिक का मतलब यही हुआ ना कि जो अपने आप को रिस्ट्रेन करता है, मतलब इंस्टेंट अग्रेसिव नहीं होता है, एविडेंस बेस्ड बातें करता है, हर चीज़ को अपनी थॉट प्रोसेस में लेके जाता है और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करता है। तो उसके द्वारा लिए गए जो डिसीजंस है वो लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहते हैं। और रोमांटिसिज्म में जो बातें होती है वो मूड बेस्ड होती है, शॉर्ट टर्म होती है। फिर आप यहाँ से आगे बढ़ सकते थे, अपने इंडिया में आ जाते आप। अशोका की कहानी, कास्ट बेस्ड जो अपने सिस्टम चलता था, मतलब पहले बहुत ज्यादा था और अब तो आजादी के बाद काफी कम हो गया। तो उस टाइम भी वो एक रोमांटिसिज्म था कि कैसे महिलाओं को अलग रखना है, कैसे जो निम्न जातियां थी उस टाइम उनको हर प्रोफेशन से अलग रखना है। वो एक रोमांटिसिज्म ही था, वो कोई एक ऐसे साइंटिफिक बेस्ड चीजें तो थी नहीं। तो टाइम के साथ साथ अपने आप कम होती गई। राजा राम मोहन राय था, तो उन्होंने जो कितना स्ट्रगल किया था वो भी सेम ये थी। वो अपनी साइंटिफिक बातों को रोमांटिक बातों के ऊपर बताना चाहते थे। उस टाइम महात्मा गांधी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो हिंदू कोड भी लेके आए थे। उसका भी काफी ज्यादा अपोज हुआ था, आपने भी सुना होगा। तो वो कितनी साइंटिफिक बात थी, आज के टाइम में कितनी रिलेवेंट है। और अब तो हम 3 तलाक और वो सब यहाँ से ऐड कर सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट की बातें, नेचुरल जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सब वर्ड भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये सब चीजें वो साइंटिफिक बातें तो है। ज्योतिबा फुले उस टाइम विमेन एजुकेशन की क्या कंडीशन थी, कैसे उन्होंने पहले ऐसे पंडित या जो भी विद्वान थे वो बोलते थे कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना, नहीं तो वो अपने पति की बात नहीं मानेंगे। इस टाइम की जो एक फिलोसफी सी चलती थी इंडिया में, और कैसे ज्योतिबा फुले और उनकी और सावित्रीबाई फुले ने ये स्ट्रगल स्टार्ट किया था। और आज हम पढ़ रहे हैं कि कितने इंटरनेशनल इंडिकेटर वो ये बताते हैं कि अगर वीमेन भी एजुकेशन में आगे आती है तो इंडिया के बारे में कुछ स्टेटमेंट है ना कि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो 10% तक जीडीपी ग्रो कर सकती है। उन चीज़ों को आप प्रेजेंट की कोई रिपोर्ट से, कोई कमेटी से, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, या कोर्ट की किसी भी जजमेंट से लिंक कर सकते हो। तो उसका मतलब टोटली उस बात को प्रूव कर देंगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि हमने बहुत बड़े डायमेंशन को कवर किया है। फिर आप वर्ल्ड वाइड और कुछ देखो तो कम्युनलिज्म और ये सब जो फिलोसफीज थी वो भी एक टाइप से रोमांटिसिज्म थी। वो अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते थे, कैसे जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। मतलब कोई भी कहानियां वहां से लिख सकते हो। फिर फाइनली थोड़ा सा उल्टा भी बताना है हमको कि कैसे रोमांटिक मैन भी कभी कभी हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं और वो नहीं कर सकते।
तो वो तो हमारे पास काफ़ी एग्जाम्पल है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम, इंडिया जब आज़ाद हुआ था, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, तो उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी उन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। एजुकेशन पे, हेवी इंडस्ट्रीज पे, इन पे ज़्यादा फोकस किया था। लेकिन 1962 का वो इंडो चाइना वार हुआ था, तो वो था तो चाइना वालों का एक रोमांस था एक टाइप से। इंडिया को उस टाइम ग्लोबल लीडर वाली पोजीशन से नीचे बनाना था, हम ग्लोबल साउथ के लीडर बनते जा रहे थे। लेकिन इफेक्टिवली उसका इफेक्ट इतना पड़ा था कि साइंटिफिक चीज थी नेहरू जी की, वो नीचे दब गई, और उनका जो रोमांटिक चीज थी आज भी वो हमारे लिए, आज भी वो पेनफुल चीज है। तो यहाँ पे वो रोमांस वाले लोग जीत गए थे। ऐसे भी आप व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी जो हमने पढ़ा था, हिस्ट्री में पढ़ा था, तो उन्होंने भी इस थ्योरी का यूज करके काफी लंबे टाइम तक वर्ल्ड वाइड शासन किया था ब्रिटेन वालों ने। तो उस टाइम भी साइंटिफिक चीज ना होते हुए भी इसका इफेक्ट काफी लंबे टाइम तक था। और आज भी हमारी सोसाइटी में या अफ्रीकन सोसाइटी में हम देख सकते हैं कि कितने ब्रिटिश एलिमेंट्स, मतलब उस टाइप की थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आज भी हमारे अंदर है। मतलब वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आज भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर है। वो इसी थ्योरी ने तो इस्टेब्लिश किया था उस टाइम, व्हाइट मैंस बर्डन थ्योरी। तो कुछ एक दो एग्जांपल ऐसे लिख दो जो ये प्रूव कर दे कि रोमांटिक मैन थे वो कैसे साइंटिफिक मैन के ऊपर हावी हो गए थे, और उनकी जो थ्योरी थी वो लंबे टाइम तक स्टेब्लिश रही थी। तो 70% उधर वाला लिखना है, थोड़ा सा ये लिखना है, और कुछ चीजें तो दोनों में कॉमन होगी। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल हर जगह सेट हो जाता है। तो वो दोनों साइड में थे, कुछ कुछ जगह उन्होंने, जैसे कास्ट सिस्टम का विरोध इसलिए नहीं किया था, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बोलते थे कि कास्ट सिस्टम है वो हिंदू धर्म के अंदर बसाया हुआ है, जब तक इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे ये खत्म नहीं होगी। जबकि गांधी जी इसके खिलाफ नहीं थे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे इन चीज़ों को। और दूसरी साइड में गांधी जी बहुत साइंटिफिक भी थे, जो हमने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी पढ़ा भी है। तो वहीं से कुछ कुछ एग्जाम्पल्स तो दोनों जगह एक साथ सेट हो जाए, उनको लिखना है। फिर फाइनली कंक्लूड करते टाइम प्रेजेंट कंडीशन में आ जाना है कि कैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमेशा ह्यूमन राइट्स पे हमें, मतलब बाकी जो कंट्रीज को ज्ञान देते रहते हैं, जबकि खुद की वहाँ कंडीशन काफ़ी खराब है। या फिर वो एक टाइप से उनका रोमांस है जो साइंटिफिक चीज़ों पे हावी हो रहा है। या पेरिस क्लाइमेट डील से कैसे खुद यूएस अपने आप को बाहर कर लिया था थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि उनको बेनिफिट लग रहा था, जबकि उनको पता है कि वो चीज़ साइंटिफिक नहीं है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये साइंटिफिक चीज़ है, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया क्योंकि उनका अपना बेनिफिट था। तो एंडिंग साइड में आते आते ऐसे करना है कि हमें इंडिया की पोजीशन को बेटर बताना है, कैसे हम एसडीजी, क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, कोविड के बाद में हमने क्या किया था, वैक्सीन मैत्री वगैरह ऑपरेशन, जितने भी ये राहत वाले ऑपरेशन होते हैं, ये इन सबको फाइनली यूज करते हुए, इनको साइंटिफिक बताते हुए, इंडिया और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना, पार्टिसिपेट करना, ऐसे करते करते फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने, थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी, बाकी काफ़ी कुछ बता दिया आपको, और होपफुली आपको ठीक लगा होगा। तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे इम्प्रूव करोगे तो ऐसे में नंबर काफ़ी अच्छे आ जाएंगे। आजकल नंबर वैसे ऐसे में गैप बहुत ज़्यादा रहने लग गया, 70 भी देखे हैं मैंने, 135 140 तक भी आते हैं लोगों के। तो ये एक, इस टाइप वाले ऐसे में हम ज़्यादा फैक्ट तो लिख नहीं सकते, वो मतलब डेटा वगैरह ज़्यादा यूज़ कर नहीं सकते। कुछ कुछ रिपोर्ट है, कुछ आर्टिकल है, ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स है ना, उनका यूज़ करना है। और बाकी ऐसे टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लो, और सब जगह बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल अपनी नोटबुक में पहले लिख लो। ज़्यादा कोटेशन वगैरह तो ऐसे वाले, इस टाइप के ऐसे में हम लिख ही नहीं पाते, और ना भी है, मौके पे याद भी नहीं आते। तो कहानियाँ है वो ज़्यादा याद आएगी, तो पढ़ने में थोड़ी ईजी हो रहेगी। और मेरा खुद का पर्सनल 2 सालों का एक्सपीरियंस है, नंबर आते हैं इनमें, काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप बताना, और थोड़ा सर भी ऐड कर देंगे तो। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है कि जो जैसे हमारा मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो उसके अगर थिंकर्स हम यूज कर सकते हैं क्या, कि वो? बिल्कुल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसे लगना नहीं चाहिए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रोमांटिसिज्म, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ही कैसे था? इतने सारे थिंकर्स थे, वो सारे साइंस के दम पे तो नहीं रिवॉल्यूशन लाए थे। वो रोमांटिसिज्म और ये सारी इमोशनल अपील करके वो रिवॉल्यूशन लेकर आए थे। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस और एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट तो बेस्ट होते हैं ऐसे लिखने के लिए। एंड फिलोसफी, ये तो बहुत बेस्ट सब्जेक्ट होते हैं। किसी का सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मैथ है, वो कोई काम नहीं आता है ऐसे में।
लेकिन PSIR, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी ये काम आते हैं। थैंक यू रणवीर फॉर द डिटेल डिस्कशन। Thank you, योगेश sir. आपका और कुछ? सर एक बार वो कंक्लूजन का बताइए कि कंक्लूजन किस तरीके से और बेटर कर सकते हैं। हाँ रणवीर। योगेश, तो मैंने अभी बताया ना, कंक्लूजन करंट ओरिएंटेड ही होना चाहिए। तो करंट के बहुत सारे मुद्दे, उनमें कौन सी चीज़ एथिकल सही है उससे लिंक्ड होना चाहिए। करंट की जितने भी चीज़ें हैं, जैसे SDG है, टेररिज्म है, ग्लोबल साउथ है, कोविड के बाद में जो हेल्थ वाला इशू है, इन सब चीज़ों को, जो क्लाइमेट रिलेटेड रिफ्यूजीज है या फिर इंटरनेशनल पीस है, इन सब से लिंक होना चाहिए। SDG 17 है ना, उनमें काफ़ी सब SDGs भी है, उनमें देखना आप सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है वो, और वो काफ़ी काम आती है। और अगर सर कोटेशन कुछ आपकी याद हो जाए, एंडिंग कोटेशन लिख सकते हो, तो वो तो और भी अच्छी बात है। कोटेशन याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मतलब थ्योरेटिकली लिख सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला था कि जो टॉपिक है उसका जो उसका 70% उसी के साथ लिखना है जो मतलब टॉपिक कह रहा है, और 30% आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। तो सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि जो टॉपिक दिया है उससे अगर हम लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो उस पर ज्यादा लिख दें, ऐसा नहीं करना है? मुझे ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, जो ऐसे का टॉपिक दिया होता है उसको हमें सही मानना होता है, फिर उस पर लिखना होता है मैक्सिमम। तो फिर थोड़ा बहुत तो लास्ट में जाके हम वो कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, पर वो मैक्सिमम कंटेंट एग्री वाला ही होना चाहिए। थैंक यू। सर ठीक है ओवरऑल ये यू मीन कि यस प्लीज, हाँ यस प्लीज। सर, ओवरऑल यू मीन कि ऐसे में पहले तो हमें कंटेक्स्ट, गेट द कंटेक्स्ट, देन सेकंड पैरा में हमें समरी की क्या हम लिख रहे हैं, और फिर बाद में कि बॉडी इन लॉजिकल सीक्वेंस विद एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, फिर रिकमेंडेशन वे फॉरवर्ड, जो भी अगर इश्यू है या चैलेंजेस है या जो भी है उसके वे फॉरवर्ड, मतलब सेंस ऑफ कंप्लीशन आना चाहिए, और फिर फाइनली कंक्लूजन देना है, विजनरी हो, फ्यूचरिस्टिक हो, ऐसे टाइप में। ओवरऑल ऐसे होगा। यस एग्जैक्टली, ऐसे ही फ्रेमवर्क बनेगा ऐसे का, where you have addressed each and everything and along with the structure of the essay which is very important for a literature kind of thing। क्योंकि ये देखो, आप ऐसे को जो कौन पढ़ रहा है और कौन इवेल्युएट कर रहा है, उसकी आपने उसकी नजर से देखो। ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सम ह्यूमैनिटीज, ठीक है, वो कोई साइंटिस्ट या फिर टेक्निकल प्रोफेशन नहीं है, ह्यूमैनिटीज का है। वाई दो पंक्चुएशन है, ठीक है, इंडेंटेशन है, पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, एंड द फ्लो है, एवरीथिंग मैटर्स इन द एसे, ठीक है। और अगर यही मेंटेन करोगे ना, एंड यू राइट अ सिंपल लिंक जस्ट टू कन्वे द मैसेज, बट ये जो इंटीग्रेसीज हैं ये मेंटेन करोगे, यू विल गेट 130 प्लस, ठीक है। सर आई वांट टू मेंशन वन पॉइंट। हेलो। हाँ सर मुझे लगता है कि जो हम समरी की बात कर रहे हैं, सेकेंड या थर्ड पैरा में हम समरी देते हैं इससे की, तो दैट वर्क्स वेरी वेल इन द टेक्निकल एसेस, मतलब जो जीएस के टॉपिक्स पे, सपोज क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया, जो जीएस के टॉपिक्स है, इनमें क्या होता है ना, कॉन्टेक्स्ट फिक्स्ड होता है। तो मुझे लगता है इन टॉपिक्स में अगर हम समरी देखी, पहले हम क्या देखेंगे, उसके बाद ऐसे में क्या आएगा, और फिर कंक्लूड कैसे होगा, वो समरी वर्क्स। बट जो फिलोसॉफिकल ऐसे होते हैं, वहां मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा स्कोप होता है फिलोसॉफिकल एसेज में। एंड देयर आई फील कि अगर मतलब दिस इज माय पर्सनल व्यू कि समरी ना दो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज देन द एग्जामिनर हैज अ लॉट टू एक्सप्लोर कि उस ऐसे में क्या आएगा, बिकॉज फिलोसॉफिकल एसेज हर किसी के अलग अलग होने वाले हैं। यस यस, दिस मेथड आल्सो यू कैन ट्राई, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली मैंने क्या किया था एग्जाम में, उतना स्पेस छोड़ दिया था जहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि आगे क्या करने वाला हूँ, रफ पेज पे लिखा पूरा। ऐसे लिखने के बाद में फिर मैंने वो 4-5 लाइन लिखी थी। उसका बस ये है कि हम ऐसे के आसपास रहते हैं, टॉपिक के आसपास, यस और एग्जामिनर को भी ये लगता है कि इन्होंने इन पॉइंट पे लिखा है, तो वो भी जल्दी जल्दी इजीली पढ़ सकते हैं। जितना उनको पढ़ने में इजीनेस होगी उतने वो नंबर ज्यादा देंगे। एंड गाइस फ्रॉम नेक्स्ट टाइम डू वन थिंग, जब भी आप ऐसे भेजते हैं, आपने जो रफ में जो फ्रेमवर्क बनाया है
फॉर विच यू हैव टेकन हाफ एन आवर, वो उसको भी पीडीएफ में मर्ज करना है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर का मतलब का नहीं है ये। फॉर अस इट मैटर्स अ लॉट। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि तुमने फ्रेमवर्क कैसा बनाया है। ठीक है, कई होते हैं सीधा लिखने लग जाते हैं ऐसे, उनको लगता है कि मैं लिख दूंगा, और जब वो फिर लिखने लगते हैं देन दे गेट सॉर्ट ऑफ आइडियाज, क्योंकि उन्होंने फ्रेमवर्क नहीं बनाया। यू शुड टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स फॉर फ्रेमवर्क, और वो फ्रेमवर्क का पीडीएफ जो है, पेपर जो है, उसका फोटो उसमें मर्ज करके भेजना। ठीक है सभी। सर एक्चुअल एग्जाम में भी इसका कोई होता है क्या? एक्चुअल एग्जाम में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो पेपर गया कहाँ? आप उसको फाड़ कर घर तो नहीं लेकर आए ना, वो पेपर नहीं। वहीं रह गया ना वो, और आप उसको हम्म। बस लाइन मारेंगे, आप एक एक वर्ड उसका मिटाने, एग्जामिनर के देखता है। ओके। आप सोचो, आप खुद एग्जामिनर हो, आपको हम्म। इंटरेस्ट नहीं आएगा? चलो मैं इसका रफ वर्क देखता हूँ, हम्म। आएगा ना? यस And that यस। rough is a positive thing also for you. For example, if you have missed something which you have written in the framework but not in the essay, तो इसका आइडिया रहेगा कि यार इसने ये थिंकिंग तो है इसकी, बट ही वाज नॉट सर एक दूसरी बात कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्वेश्चन आंसर में और ये ऐसे में भी कि हमारी आइडेंटिटी हमें एक्सपोज नहीं करनी है। तो मैंने लास्ट टाइम किया था, कुछ मराठी में लिख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको कट किया कि वो दिखे ना कि मराठी है, मतलब मराठी में लिखा था। कहाँ ऐसा लिखा कुछ था? होता? वही रफ वर्क जहाँ पे करते हैं वहां पे। नहीं, क्या लिखा था मराठी में? वाज इट रिलेटेड टू द टॉपिक? यस यस। हाँ, तो फिर नहीं, दैट इज नॉट एन ऑफेंस, उसमें कोई टेंशन घबराने की बात नहीं है। रिलेटेड टू द टॉपिक एंड डायरेक्टली हिंटिंग टुवर्ड्स समथिंग अनफेयर मींस, वो नो टेंशन नो। की बात। नो बट इफ हम्म। ये रफ वर्क में लिखा है ये ठीक है। अगर आप एक्चुअल एसे में किसी और लैंग्वेज में अगर कुछ लिख रहे हो, स्क्रिप्ट भी आपकी मराठी या हिंदी हो, देन दैट कॉजेस पेनाल्टी मार्क्स, उसकी पेनाल्टी लगती है, बिकॉज जो मीडियम आपने मेंशन किया है पूरा ऐसे उसी मीडियम में होना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। वही हम हिंदी या जो भी है हम उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं ना, हाँ मतलब। हाँ हाँ, यू कैन राइट दैट इन इंग्लिश स्क्रिप्ट, बट हम्म। ऐसे देवनागरी स्क्रिप्ट में आप नहीं यूज होगा। मेन ऐसे हाँ में नहीं लिख सकते। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। Okay, now we will go to this ethics. अंकित आया? अंकित आर यू देयर? नहीं है, तो ओके, अंकित का आंसर उनको भेज दिया जाएगा। सो फॉर दिस इस ऐसे के बारे में थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो मैं बाद में बता दूंगा एक दो चीजें और। नाउ वी विल गो टू एथिक्स एंड केस स्टडी। ठीक है, आपके कोई डाउट्स हैं? लेट्स हैव योर ओपिनियन एंड व्यूज कि एथिक्स या केस स्टडीज या फिर एथिक्स पूरे पेपर में क्या डाउट्स हैं आपके, एंड हाउ इज इट गोइंग? एनीवन? जो ग्रुप में कह रहे थे एथिक्स का केस स्टडी डिस्कस करना है, प्रमोद से समथिंग। Majorly one is code based questions for that, how to generate the points, like dividing into different parts and writing the points. One difficulty where I will be facing, and then another thing, like for case studies, to write within the 15 to 20 minutes, how to complete the 4 pages. Means if some guidance properly in the order, we can write anything to follow. Okay. Because most of them will delay a lot of time. So first question is on code based questions, how to answer those questions, and second is how to manage time for case studies. There are 6 case studies. So my suggestion is that first you attempt the case studies only. ठीक है, पहले का लगभग 1.5 से 2 घंटा जाता है उसमें केस स्टडी इफ यू अटेम्प्ट। तो बिकॉज एक तो वो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, और उसमें यू हैव टू ब्रिंग आउट समथिंग न्यू, क्योंकि सिर्फ उन्होंने समरी दिया है एंड दैट समरी इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोई उसमें खतरनाक चीज नहीं होती है, बट द आंसर बिकम्स डिफिकल्ट। मोर द इजी, जितना ज्यादा इजी रहेगा समरी उतना आंसर डिफिकल्ट हो जाता है। और कई बार तो सिर्फ एक क्वेश्चन दे देते हैं, और हमारी तैयारी होती है कि 3 क्वेश्चन वो देंगे, उसमें हम एथिकल डिलेमा ढूंढ देंगे, हम एथिकल एंगल्स ढूंढ देंगे, हम उसमें सॉल्यूशन दे देंगे। सो जितना ज्यादा डायमेंशन होता है ना, इट बिकम्स इजी फॉर अस टू आंसर, बट वो एक ही क्वेश्चन दे देंगे, and for that we have to write 250-300 words, so it becomes difficult to answer.
इसलिए टाइम लग जाता है। तो इसलिए केस स्टडीज को पहले अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट 1.5 आवर में और 2 आवर में, और फिर उसको फिर बाकी के जो 13 क्वेश्चंस हैं देन गो देयर ओनली। तो लेट्स टॉक अबाउट केस स्टडी की उसको लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू। देखो अभी प्रैक्टिस के दौरान है ना, आपको 3 फ्रेमवर्क बनाने हैं एटलीस्ट। दिस इज माय सजेशन, यू कैन ऐड ऑन टू दैट। 3 फ्रेमवर्क बनाने हैं टू आंसर द केस स्टडीज, जिसमें आप सो दैट आप सभी केस स्टडी सेम फ्रेमवर्क में ना आंसर करें, रिपीटेटिव ना लगे। तो एक फ्रेमवर्क होता है कि आप उसमें स्टेक होल्डर्स लिख सकते हैं टू स्टार्ट विद। स्टार्टिंग जो है दैट इज मेनली इंपॉर्टेंट थिंग, बाद में तो फिर आंसर जो उन्होंने पूछा है वही लिखना है। एथिकल डिलेमा क्या है वो सभी वही लिखेंगे, क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या ऑप्शंस है सही है, कौन से गलत हैं, क्या सॉल्यूशन, सब सेम रहेगा। ओनली थिंग इज दैट स्टार्टिंग आपको डिफरेंट करना है। तो स्टेक होल्डर्स लिखना है, स्टेक होल्डर्स के डायग्राम आता है तो उसमें अलग अलग डायग्राम आप प्रैक्टिस कीजिए, सेम डायग्राम नहीं। या फिर आप उसके बारे में समरी लिख सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड है कि कौन से में स्टेक होल्डर लिखना है। स्टेक होल्डर उसी में लिखोगे जहां पे कम से कम 5-7 स्टेक होल्डर है, जिनमें सच में अब द केस स्टडी हैज बिकम कॉम्प्लेक्स थिंग। अब जिसमें 1-2 स्टेक होल्डर हैं तो उसमें नहीं लिखना है स्टेक होल्डर, उसमें यू हैव टू राइट द समरी ऑफ द एथिक्स केस स्टडी समरी। और या फिर थर्ड यू कैन डू कि जस्ट रिलेटेड टू दैट केस स्टडी, जहाँ पे स्टेक होल्डर नहीं बन रहा है, समरी नहीं बन रही है, रिलेटेड टू दैट केस यू कैन राइट करंट इवेंट कि जिसकी वजह से वो केस स्टडी पूछी गई है। गेटिंग द पॉइंट कि क्यों पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अभी जब कॉल सेक्रेटरी थे उनको जेल हो गई थी कॉल स्कैम में, ही वाज अ रिटायर्ड कॉल सेक्रेटरी और कॉल स्कैम में उनको जेल हो गई थी एंड ही इज अ आईएएस ऑफिसर, लेकिन उनका जो उन्होंने जो भी काम किया वो बोनाफाइड था। And bona fide was the word which was used in the case study for that year. It was I think 20 का पेपर था I think। तो bona fide मतलब उन्होंने ये पूछा कि इतने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, they do their work with a bona fide intention, not the malafide intention, but फिर भी उनको पनिशमेंट मिल जाता है। और यही कॉल सेक्रेटरी जो था कॉल स्कैम में उसके साथ हुआ। नेताओं की गलती है लेकिन पेपर्स आगे कैसे बढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साइन से। नेता तो कुछ भी कहेगा आपको करने को, लेकिन ब्यूरोक्रेट या तो ही विल सकम टू द प्रेशर और नॉट, या फिर वो रूल पोजीशन देखेगा। सो ये होता है। तो फिर वो आई थी वो केस स्टडी दैट वाज ऑन बोनाफाइड इंटेंशन डन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अब उसमें आप ये लिख सकते थे एनीथिंग व्हिच वाज करंट इन दैट टाइम, कि अभी कॉल स्कैम में सेक्रेटरी को जेल हुई है एंड ऑल दी ब्यूरोक्रेट्स आर सपोर्टिंग हिम एंड उसके लिए क्राउड फंडिंग कर रहे हैं टू फाइट द केस, क्योंकि सभी ब्यूरोक्रेट्स को ये लगता है कि ये बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया था। एंड एक या दो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसको, काफी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, विच शोज द कलेक्टिव विजडम। सो दीज आर द काइंड ऑफ वर्ड्स यू कैन यूज, कलेक्टिव विजडम। बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं विच मीन्स बोनाफाइड था वो बंदा। सो ये 3 तरीके होते हैं केस स्टडी की इंट्रोडक्शन देने का। और ये आप प्रैक्टिस में अगर करते रहेंगे ना तो आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा और ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। जल्दी से इंट्रोडक्शन लिख देंगे तो आपका टाइम बचेगा। और फिर तो जो ऑप्शंस हैं ABCD वो तो आपको वैसे ही अटेम्प्ट करने इन रेगुलर फैशन ओनली। फिर आप आ जाइए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे क्या है, अब देखो जब हम ऑप्शंस आंसर कर रहे होते हैं ना तो हमारे पास में ज्यादा इथिकल वर्ड आते नहीं है, बिकॉज वी गो इनटू द फेज कि हमें सिर्फ इसका आंसर करना है। सो व्हेन यू गो टू द कंक्लूजन तब हमें यू हैव टू इंसर्ट द इथिकल वर्ड्स व्हिच आर गिवन इन द सिलेबस। ठीक है, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस ऑफ एथिक्स, लीगल वर्सेस मॉरल। तो वो केस स्टडी किस टॉपिक पे है, हर केस स्टडी का एक कुछ टॉपिक होता है, उसमें सारे एथिक्स के वर्ड यूज नहीं हो सकते, कुछ पर्टिकुलर एथिक्स के वर्ड्स ही यूज होते हैं। दैट यू हैव टू राइट इन द कंक्लूजन कि माय स्टैंड ऑन व्हिच आई हैव टेकन द एक्शन व्हिच यू हैव रिटन इन द प्रीवियस पैरा based on those principles of ethics and morality। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस में करेंगे आप, क्योंकि दिमाग में आप पहले से तय करके रखिए कि ऐसे 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 फ्लो बनेगा तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा। एंड यू कैन राइट 250 वर्ड्स एटलीस्ट
तो ज्यादा काफी सारे लोग उसको 300 में भी लिखते हैं, सो दैट इज अ गुड एडवांटेज फॉर देम। और अगर आपके पास में टाइम नहीं रहेगा तो यू विल एंड अप राइटिंग 200 250 वर्ड्स, सो दैट विल बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू। तो अभी ये स्पीड बढ़ाओ इसमें, एंड कीप द फ्रेमवर्क रेडी इन द माइंड बिफोर हैंड, तो उसमें आप टाइम बचा सकते हैं। प्रमोद, केस स्टडीज वाले क्वेश्चन में डिड यू गेट सम हिंट? Yes, sir, these things fine, but only maybe practically if you can explain any one case study, maybe it will be helpful. ओके हाँ, अभी हम केस स्टडी किसी ने लिख के ही नहीं दिया आंसर यार। इथिक्स में केस स्टडी डिस्कशन तो करना था, लेकिन किसी ने कोई भी वो नहीं लिख के दिया। अब मैं ऑल ऑफ सडन कोई भी केस स्टडी तो डिस्कस करूंगा, बट दैट वे यू विल नॉट कनेक्ट टू इट। किसी ने अटेम्प्ट किया होता, 4-5 ने बोला था केस स्टडी करेंगे, बट किसी ने लिखा नहीं। सर आई थिंक वी कैन डिस्कस। Yes? सर लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत लेंथी था, हार्ड था, थोड़ा क्वेश्चंस भी ओवरलैपिंग थे, मतलब AV to F थे, मतलब 6 सब पॉइंट्स थे। और मुझे याद है कुछ आंसर को मैंने ऐसा लिखा कि C, D और E बोल के तीनों क्वेश्चंस का बहुत सारा इंटरलैप था, तो सब मिलके आंसर लिखा था मैंने। तो वैसे वी कैन प्रॉब्ली डिस्कस समथिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर्स पेपर, बिकॉज some of the participants might have written the last year's paper too, so it would probably help us connect more, like you said. Okay, 1 second, let me fetch the last year paper. Give me 2 minutes. Till then, Ranveer, please say something about the case studies, and then okay, I am going offline. केस स्टडीज में जो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं उसको पढ़ने के बाद, तो उस केस स्टडी की थोड़ी सी समरी लिखते हैं 2 या 3 लाइन में, और उसको मोस्टली लिंक कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से, गवर्नमेंट की स्कीम से, या कोई रिसेंट में कोई ऐसी घटना हुई है, वैसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो उससे। वो बहुत ही कम रखते हैं क्योंकि आगे आंसर काफ़ी लेंथ लिखना होता है। वो सब लिख के फिर हम देखते हैं, सर ने बताया कि अगर स्टेक होल्डर 4 से ज़्यादा हो तो एक ऐसे डायग्राम बनाते हैं, पेंटागन, हेक्सागन इस टाइप का, इसमें एरो निकाल के स्टेक होल्डर निकाल देते हैं। काफ़ी बार तो क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली पूछा होता है कि स्टेक होल्डर्स और उनकी इंटरेस्ट क्या है, नहीं पूछा होता है तो केवल स्टेक होल्डर्स के नाम लिख सकते हैं, पूछा होता है तो टेबुलर फॉर्म में स्टेक होल्डर और उनके एसोसिएटेड इंटरेस्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल डायग्राम बना के और एरो से स्टेक होल्डर को दिखा के छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आंसर जितने भी क्वेश्चन पूछे होते हैं उनके इंडिविजुअली आंसर लिखने, ऐसे मर्ज नहीं करना है कि 1 2 3 आंसर इज दिस, नहीं, सबके अलग अलग लिखने हैं। उससे फिर ये लगेगा ना कि हमने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो जैसे इस बार आया था एग्जाम में, साथ में पूछा भी था, तो विदाउट मर्जिंग इंडिविजुअल क्वेश्चन का इंडिविजुअल आंसर लिखना है। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं उस आंसर को, काफ़ी रिपीटिंग टाइप के आंसर मैंने खुद ने लिखा था पेपर पर, कैसे भी करके हमें सारे क्वेश्चन को इंडिविजुअली आंसर करना है, ऐसे मर्ज नहीं करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग है तो फिर उसकी मार्किंग भी अलग ही होगी, अलग ही उसके मार्क्स होंगे शायद। तो 5-6 क्वेश्चन थे, हर एक 5-6 सब पार्ट थे क्वेश्चन के, तो सबको इंडिविजुअली आंसर किया था मैंने। और आंसर लिखते टाइम जहाँ भी पॉसिबल हो, जहाँ पे हमें खुद के व्यू पॉइंट लिखने होते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम उसको लिख देना। मैंने देखा था 2020 में शायद 6 रैंक आई थी, नाम तो भूल गया, मैम थी उनका, 162 मार्क्स आए थे उनके, और विजन की वेबसाइट पे उनके आंसर सीट अवेलेबल है। तो उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम को और बहुत सारे SDGs जैसे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने उसमें लिख रखा था, भले ही वो केस स्टडी से डायरेक्टली लिंक्ड हो या ना लिंक्ड हो, थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है। जैसे इन्वायरमेंट की कोई केस स्टडी है तो वहाँ पे कुछ भी लाइफ मिशन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ऐसे लिख के उन्होंने उसको काफ़ी अच्छे से बना रखा था। या फिर कोई भी केस स्टडी जहाँ पे एक्ट का यूज़ होता हो, जैसे हरासमेंट, वर्क प्लेस हरासमेंट होता है इनका, उससे रिलेटेड जो एक्ट बने होंगे, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी एक्ट बने होंगे, या जो भी कमीशन बने हुए हैं उनका नाम लिखना है कि मतलब पर्टिकुलर कंप्लेन में वहाँ भी कर दूंगा, इस कमीशन में कर दूंगा, इस एक्ट के अकॉर्डिंग कर दूंगा, ऐसे।
तो वो सब चीज़ लिखने से एग्जामिनर को लगता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इनको क्या क्या रिमीडियल मेजर्स हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी है। कमीशन भी बना हुआ है, एक्ट भी बना हुआ है, और ऐसा कोई और भी एनजीओ वगैरह है तो कोई उनका भी नाम लिखना है उसमें। बाकी तो हम नॉर्मली जो मोटा मोटा लिखते हैं आंसर, वो सेम ऐसे फिलोसफिकल टाइप का लिखते हैं। कोई स्कीम, कोई एग्जाम्पल, कोई रिसेंट का इंसिडेंट, कोई पद्मश्री अवार्डी, ऐसे कुछ नाम लिख देते हैं जैसी घटना किसी के साथ लिंक्ड होती है डायरेक्टली। तो थोड़ा सा वो क्वेश्चन मतलब आंसर थोड़ा सा ऐसे लाइवली बन जाता है, फिलोसफिकल ज़्यादा नहीं रहता, और उसमें मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और इतना टाइम वैसे एक्चुअली होता नहीं है एग्जाम में सोचने के लिए, बहुत सारे पेज भरने होते हैं, एथिक्स का पेपर वैसे काफ़ी लेंदी होता है। तो मोटा मोटी ऐसे पहले से बना के चलो कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस स्टडी आएगी तो मुझे ये वाले रूल्स रेगुलेशंस, ये आर्टिकल, ये स्कीम, ये ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम अगर पॉसिबल हुआ, थोड़ा बहुत लिंक हुआ वहाँ पे तो लिखना है। या किसी न किसी ऑफिसर ने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं काम किया होगा, ऐसे हम देखते हैं ना काफ़ी अच्छे ऑफिसर जिनको अवार्ड भी मिलते हैं, एक आध उनका एग्जाम्पल और उन्होंने क्या काम किया वैसा लिख सकते हैं। तो हम एथिक्स में पढ़ते हैं, और एथिक्स के सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स लिखे होते हैं उनमें कम से कम एक दो का यूज़ करने की वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो Okay, I have seen the paper of last year. Yes, it is very lengthy. I can understand, and I can understand the situation. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So there is a case study on illegal mining, illegal stone mining. Okay, and इसमें 5 options दिए, 5 इसमें parts हैं which you have to answer. और फिर और भी इसमें 2-3 केस स्टडी हैं जिनमें 5-5 ऑप्शंस हैं, सो इट बिकम्स लेंदी। तो इसमें कैसे टैकल करना है, देखो पहले दिया कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, जो कि मोस्टली केस स्टडीज में होते हैं। अब जब केस स्टडी बहुत लेंदी जा रहा है तो ऑप्शन आपको 2 या 3 बनाने हैं बस, ठीक है, नॉट मोर देन 3 ऑप्शंस। 2 तो कम लगते हैं, और 4-5 बनाने जाओगे टाइम वेस्ट होगा। सिर्फ 3 ऑप्शन बनाने हैं, और मोस्टली आप जिंदगी में देखो यही होता है, यस और नो, और बीच में ग्रे एरिया, यही होता है ना मोस्टली जिंदगी में। और केस स्टडी भी इसलिए दी है कि वो डिलेमा क्या है, डिलेमा यार ये करूं या वो करूं, या फिर इसके बीच का रास्ता निकाल लूं, ताकि पूरी सभी स्टेक होल्डर खुश रहें। तो यही तो इसलिए 3 ही ऑप्शन बनानी है आपको, यस, नो एंड द एरिया बिटवीन दिस, बिटवीन द लाइंस। फिर ताकि उसका जब आप सेकंड पार्ट में जब इसका एवेल्युएशन करेंगे, तो आपको 3 ऑप्शन का ही एवेल्युएशन करना है। अगर आपने 4 ऑप्शन बना दिए, 5 बना दिए, तो 5 का इवेल्युएशन करना पड़ जाएगा, जो कि डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ उसको वर्ड्स को लिमिट को एक्सटेंड करने के लिए हम 4-5 ऑप्शन बना रहे होते हैं जबरदस्ती, जबकि होते नहीं है 4-5 ऑप्शन। तो कम ऑप्शन बनाओ ताकि उसका इवेल्युएशन कम करना पड़े। सेकंड थिंग अब इज दैट कि अब आ गया है, अब वर्ड लिमिट पे हमें ध्यान रखना है, बिकॉज 5 सब पार्ट्स हैं, वी हैव टू आंसर ईच ऑफ देम। और हाँ, ये मर्जिंग वाला नहीं चलेगा, वी हैव टू आंसर ईच ऑफ देम सेपरेटली। और फिर अब उसमें क्या कितना 250 वर्ड्स की लिमिट है, 5 पार्ट्स हैं, इन ईच पार्ट वी हैव टू इंसर्ट 50 to 60 वर्ड्स ओनली। तो अब आपको हर एक एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर देना है, सारा एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर देना है, और ओनली तभी आप इसको केस स्टडी को कंप्लीट कर पाओगे। एंड उसमें आप कुछ अब जैसे शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करने के साथ में नाउ वी हैव टू राइट वेरी गुड वर्ड्स। अब हमें वेग वर्ड से काम नहीं चलेगा। सो बिफोर हैंड यू गेट योरसेल्फ रेडी विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ केस स्टडीज। जैसे रणवीर ने बताया कि एनवायरमेंटल का ये आएगा, इलीगल सैंड माइनिंग का ये आएगा, एजुकेशन पे ये आएगा, और वो जैसे बता दें मिड डे मील वगैरह हो स्टूडेंट क्या होता है, और फिर कास्ट इश्यूज होता है तो ये आएगा। और ये जब केस स्टडीज लगभग फिक्स होती हैं, करप्शन की केस स्टडी है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस की केस स्टडी है, लगभग ये टॉपिक्स जो हैं वो फिक्स हैं। तो उसमें आपको बस ये आपके कीवर्ड्स रेडी रखने हैं, ताकि आप कम वर्ड्स में वो कीवर्ड रखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और आपकी जो आंसर की क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। और फिर आप ये एथिकल डिलेमा है, फिर थर्ड क्वेश्चन आता है इवेल्युएशन के बाद में एथिकल डिलेमा, सभी में ये क्वेश्चन आता है। अब एथिकल डिलेमा बहुत क्लियर है भाई, हर किसी केस में क्लियर है। यहाँ पे क्या स्टोन माइनिंग है, इलीगल स्टोन माइनिंग है, एक जर्नलिस्ट के पास में उसको रिकॉर्डिंग है,
अब उसके सामने क्या एथिकल डिलेमा, अच्छा उसको किसी ने प्रेशर वगैरह भी किया तो क्या एथिकल डिलेमा होगा? क्लियर है कि यार मैं इसको दूं कि इसको मैं रिलीज करूं कि नहीं करूं, और या फिर मेरे जो बॉस ने कहा है वो करूं, तो बहुत क्लियर होता है इसमें। और तो उसमें टाइम बच जाता है, एथिकल डिलेमा वाले के ऑप्शन में टाइम बच जाता है। राइट इट इन 30-40 वर्ड्स ओनली, इसमें 50 वर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं है, 30 वर्ड्स लिखो, आगे बढ़ो। विच ऑफ द ऑप्शन डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अशोक टू अडॉप्ट एंड वाई? अब ये भी तुम्हें फिक्स है कि ये ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि अगर आपने ऑप्शन बना दिए हैं तो आप कौन से ऑप्शन के बेसिस पे डिसीजन लोगे, तो वो आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम में ही रहना चाहिए कि हाँ दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, और बाद में जाकर मैं इसी ऑप्शन के बेस पे अपना डिसीजन लूंगा। दैट्स इट। तो उसमें फिर आता है लास्ट क्वेश्चन, इन द अबव सिनेरियो व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट फॉर द पुलिस ऑफिसर्स पोस्टेड टू सच डिस्ट्रिक्ट वेयर स्टोन इलीगल माइनिंग हैपेंस? तो ये आपको लगता है ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है? कोई इसमें ये डिफिकल्ट नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ेंगे, तभी आपको ये इतने सारे केसेस देखने को मिल जाएंगे। और उन केसेस को आप देखो कि अब ये केस जो है न्यूज़ का वो मेरे केस स्टडी में आएगा। अब ये देखो कि उस IAS IPS अफसर ने कैसे काम किया उसमें। तो यहाँ पे पुलिस अफसर इलीगल माइनिंग को रोकना था, कैसे काम किया? अब जाके भिड़ना तो है नहीं उसमें कि तुम रोको इसको, ये करो, क्योंकि ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां ब्यूरोक्रेट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। तो ये नहीं करना है। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे सीधा इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है। आप ये की इथिक्स के कीवर्ड्स हैं जहां आपको रेडी रखना है आपने, तो यहाँ पे आ जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, फोर्टिट्यूड, ठीक है, एंड अवेयरनेस ऑफ द प्लेस जहां पे आपकी पोस्टिंग हुई है, एंड अवेयरनेस ऑफ दी वहां पे सोशल एंगल्स। तो ये 4-5 चीजें हैं। अब इन्होंने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वुड यू सजेस्ट, तो ये सारी चीजें लिखो कि आप वहां पे एक साइंटिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड रैशनल ट्रेनिंग के साथ में, और कुछ वहां पे इमोशनल एंगल भी होना चाहिए जहां पे वो समझ सके क्राउड के इमोशंस क्या हैं। तो ये आप इनको ऑप्शंस आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत 5 सब पार्ट्स हैं जो आपको आंसर करने हैं, थोड़ा लेंदी है, बट इट कम्स विद द प्रैक्टिस। इट कम्स विद द प्रैक्टिस कि आप बिफोर हैंड है ना अपनी तैयारी रखें कि ऐसी ऐसी 5-10 टाइप की केस स्टडीज ही आती हैं और उनमें मैं ये वाले कीवर्ड्स रखूंगा। ठीक है प्रमोद? यस सर। कुछ लिंक कर पाए आप? क्या इसमें टेक अवे क्या है? अगर इथिक्स स्टडीज लंबी हैं, पढ़ने में टाइम लग जाता है, और फिर उसके 5 आपको सब पार्ट्स आंसर करने हैं, तो यहाँ से अभी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसका टेक अवे क्या है? अभी किस एंगल से आप प्रैक्टिस करोगे? So just a minute, I want to add something. Sure, will be useful to Yogesh as well. So what I wanted to ask was A and B are interrelated in the sense that in some of the questions in test series and such, I've seen that they create a table or something like that, and they write serial number in the first column, and then the options, and then the evaluation of said options. So A and B are interrelated. So I think in some of in one of the few of these case studies, actually I don't remember which one, but yeah, I was interlinking them as such. So you're saying that even in a scenario such as these where A and B are interrelated, very related, we're supposed to write them separately, right? Yes. Got it, sir. Yeah. So आपने वहां पे के 2 कॉलम बनाए, एक में ऑप्शन लिखा, दूसरे में इवैल्यूएशन लिखा, वर्ड्स तो वही यूज होंगे ना फिर अब सब पार्ट में? yes sir, टाइम तो आपको उतना ही लगा, true, तो उतना ही लगा, तो आप सेपरेटली ही अटेम्प्ट करना है उनको। अगर उनको एक जगह पूछा तो वो एक जगह क्वेश्चन बनाते हैं ना। yes sir, अभी मैं अपना वहाँ पे ज्यादा दिमाग करना है, मैं ये जरूर कहता हूँ कि अपना माइंड होना चाहिए, लेकिन ये भी है कि अगर उन्होंने 2 जगह क्वेश्चन पूछे हैं तो 2 जगह आंसर करना है, ये भी तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना। एंड एक बात और सोचो, पेपर लेंदी है तो सभी के लिए है। अब वहां उसने थोड़ा हार्ड दिखा, किसी और ने छोटे 30 आंसर कर दिए, और यहाँ आपने एंड यू हैव टेकन टू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, दीपक सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट रही है बहुत ज्यादा।
Hello, Sir. can you hear me? Yes, sir. Now it's better. अच्छा, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया होगा. My point is that जिसने में ए और बी दोनों पार्ट क्लियर कर दिया, राइट लिख दिए, 60 वर्ड्स यूज किया उसने, और यही आप 60 वर्ड यूज कर रहे हो मर्ज करके, ए एंड बी को दोनों को मर्ज कर दिया. यू आर यूजिंग सेम नंबर ऑफ वर्ड एंड सेम नंबर ऑफ टाइम, बट आपने यू हैव नॉट आंसर देम करेक्टली. यू Yes, विल sir. गेट अ तो इतने नंबर नहीं. तो टेक केयर ऑफ दिस. आप ऐसे ही सेपरेट. Yes, sir. सर एक क्वेश्चन है सर. एक केस स्टडीज में अगर उसके अंदर 3-4 क्वेश्चन है एबीसी करके, तो उनका ऑर्डर चेंज कर सकते क्या? जैसे एक क्वेश्चन पिछली बार आया था ऑर्डर चेंज नहीं करना है सर, केस स्टडी के अंदर ही, एक केस स्टडी के अंदर जो क्वेश्चन उसमें. नहीं, आई गॉट योर क्वेश्चन कि ए बी सी डी कुछ आपने देखा कि लिंक है उसमें, तो एक के साथ बाद में सी लिख दिया. नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है ना. बिकॉज ये होगा कि देख लो, ऐसा बोला जाता है ना एग्जाम के टाइम से, हम बचपन से ये देख रहे हैं कि राइट द क्वेश्चन नंबर बिफोर आंसरिंग, ताकि एग्जामिनर क्रॉस चेक कर सके कि हाँ ये 11th क्वेश्चन का ही आंसर है, और उसके दिमाग में फिक्स हो गया कि 11th क्वेश्चन का क्या आंसर है. अब अगर आप ए के बाद में सी लिख दोगे, एग्जामिनर को भी चेक करता करता उसके दिमाग में फिक्स है कि बी का आंसर ये होना चाहिए था, और आपने लिख दिया सी, और वो इस तरफ ना देखे और ना देखना ही ना चाहे, फिर वो सोचेगा इसने गलत आंसर लिख दिया. ये वही यार जो हम 12वीं क्लास तक स्कूल में जो एग्जाम देते आए हैं ना, सारी वही टैक्टिक्स हैं. ये जनरल स्टडीज इसीलिए तो है 12वीं तक का पढ़ा हुआ. उसमें बस आपने थोड़ा सा स्मार्ट ब्रेन लगाकर वो यूज, कंटेंट ऑब्वियसली एक ऑफिसर लेवल होना चाहिए, और सोचो उसी हिसाब उस लेवल पे, ऑफिसर लेवल पे IPS बन गए हो. अब मैं IPS हूँ और मेरे को इलीगल सैंड माइनिंग नहीं है, ठीक है, उसी लेवल पे सोचो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, how to use theory part or thinkers, philosophers, those things in the case study, like to get the more score, more than 10, 12, like that. देखो, आप obviously we can use those words and those quotations of philosophers and thinkers, but now the catch is that कि आपके पास टाइम है कि नहीं. अभी जैसे हमने देखा कि बहुत लंबी केस स्टडीज आ गई, ठीक है, तो अभी हमें उसको आंसर करना है, और ऊपर से नए उनके कोट्स एंड वर्ड्स कहाँ से लेकर आए. तो दिस विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, कि अब आपकी आदत है, दिमाग में घुस गया कि अब मैं कंक्लूजन में तो एक फिलोसोफर थिंकर डालूंगा ही, भले लेंथी केस स्टडी है. तो आप प्रैक्टिस के साथ में क्या करोगे, उसको इनकॉर्पोरेट कर लोगे. सो दैट इज अ गुड. सो इट और केस स्टडी पे और कोई क्वेश्चन, फिर हम कोड बेस्ड क्वेश्चन पे जाएंगे. केस स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं? और आप आंसर लिख के ग्रुप पे वी विल इवैल्यूएट देम. Sir, I would like to add some points in case study. First is that in case studies, although 4 pages are given, but it is not very important to cover those 4 pages. Because वो cover करने के चक्कर में हम लिखते जाते हैं 5 options देके, as you said that 5 options are not important. It is okay if you write only 2.5 or 3 pages, even if the word limit से भी कम लिखे तो भी चलेगा. Just you have to address all the parts, but the content should be good. Second thing is that जो भी केस स्टडी आती है ना, ट्राई टू लिंक कि वो क्यों आई है. मतलब रिसेंट में ऐसा कुछ हुआ है क्या, जैसे इसकी सैंड माइनिंग की हुई थी, बिकॉज हरियाणा में एक ऑफिसर का मर्डर हुआ था सैंड माइनिंग के चक्कर में. तो यू कैन स्टार्ट योर केस स्टडी विद दैट इंट्रोडक्शन कि रिसेंटली ऐसा ऐसा हुआ था, तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट बन जाता है, अच्छा इंट्रोडक्शन आता है. Third thing is that you can always have your introductions and conclusions for case study ready made. जैसे कि एनवायरमेंट पे कुछ केस स्टडी आई है एनवायरमेंटल इश्यूज पे, तो एनवायरमेंट का एक कोट अगर आपके पास रेडी है तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो या एंड कर सकते हो. या जैसे CSR है, नारायण मूर्ति का जो है, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट,
इसका जो ट्रायंगल है, तो 3 P's ऑफ नारायण मूर्ति, उससे आप कंक्लूड कर दो। तो ऐसे रेडीमेड अगर आपके पास है तो आपका टाइम भी बचेगा और इफेक्टिव भी बहुत आएगा। द फोर्थ थिंग इज दैट कि ये सब आपका डायरेक्टली पेपर में नहीं आएगा। ये सब आप यू हैव टू प्रिपेयर पहले से ही। अब अगर आप टेस्ट में लिखते जाओगे, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करोगे तो ही पेपर में आएगा, बिकॉज पेपर में सब कुछ सरफेस नॉलेज याद आता है, यू कैन नॉट थिंक देयर। These are some major insights about case studies I have. Yes, very important. Thank you, Rashri, and thank you, Ranveer, for. Ma'am, you talked about, yeah, hello. Yes. Yeah, ma'am, you talked about those notes for case study. Can you suggest some source for making it? Like, see, there are very good toppers notes available. Okay. I'll suggest 2 sources. One is previous year solved question papers of Sunya IAS. They have compiled all the previous year questions. They have solved those, and very good examples you can pick from there. In every answer they have given 10 to 12 examples, so you can pick, and you don't have to pick all the examples. See, if you have 20 examples, right, you have a list of 20 examples, you learn them and you can use them in multiple answers. One example can be used in 2 to 3 answers, no issues. Second source is Mehak Jain's notes, rank 17 2021. Yeah, her notes for ethics are very good. The short notes are there, pointers are there, and some value addition examples, quotes, these things are there, especially for intros and conclusions. So these are 2 very good sources. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Yeah. Ma'am, I'd like to ask something else. So, like I said, when I enumerate the options available in the form of like, let's say option 1 bolke, I write the first option, then the second option saying option 2. And while evaluating said options in B, can I just, write option 1, this will be the issue, or this will be the shortcoming bolke. Can I mention that? Organically connect. Yeah. You just have to make the examiner's job easy. अब अगर तुम्हारा पिछला पेज पे है और उनको पेज पलट के देखना पड़ रहा है, देन वो डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा, या फिर वो ठीक से पढ़े भी ना तुम्हारे आंसर्स। तो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट हिज जॉब इज इजी। तुम एक ऑप्शन रिड्यूस कर दो, लेकिन एक लाइन में लिख दो कि सपोज गोइंग अगेंस्ट द अथॉरिटीज, ऐसे लिख दो, फॉलोइंग हिज ओन विल, ऐसे लिख दो, शॉर्ट में लिख दो, लेकिन मेंशन द ऑप्शन, डोंट जस्ट राइट 1 2 3. It puts a bad impression, or else एग्जामिनर का जॉब जितना टफ होगा उतना हमारे लिए मुश्किल होता है। Yes, ma'am, of course. Yeah, just lost that. Thank you very much. Yes. Any questions? Any more questions about case studies? और we can discuss more of case studies. आप अपने answers भेजते रहिए ग्रुप पे, okay? And then only you will get some idea कि आप किस direction में जा रहे हैं, okay? So the case I will discuss the second case of code based. ये बहुत important है कि आप 3 code based क्वेश्चन आते हैं, 2 अब उसमें बाकी जो क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करते हैं ना वैसे नहीं कर सकते। बाकी क्वेश्चन सिंपल होते हैं and they do not have any base or any value attached to it as the code based questions have with them, क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर बड़े आदमी का कोड है, तो we have to justify it। तो उसको आंसर कैसे करना है? तो एक बात तो ये है कि हमने वो कोड पहले कभी सुना नहीं होगा, देयर आर हाई चांसेस वो कोड हमने कभी नहीं सुना होगा। तो उसमें आप ये देखो कि कोड की जो लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई करना है। You have to simplify the language of the code in your answer. शुरू के 60-70 words should go into supporting that code, क्योंकि किसी बड़े आदमी ने कहा है जिसको यूपीएससी ने चूज किया है और आपसे पूछ रहे हैं, तो you have to support it, ठीक है? सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देने हैं एंड उसके साथ में कोई करंट एग्जांपल दे देना है बेस्ड ऑन दैट, एंड उसके साथ में आपको और आप देख लीजिए एग्जांपल के अलावा अगर आप कोई डाटा वगैरह दे सकते हैं दैट इज आल्सो गुड। थोड़ा सा जीएस में बाकी जो जीएस के पेपर्स हैं 1 2 3 वो कर सकते हैं व्हाइल गिविंग द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट। तो स्टार्ट तो आपको यही करना है, टू गिव सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है?
एंड एक चीज और होता है, एक चीज जो मैंने किया था एंड इट गेव मी गुड मार्क, कि किसी ने कोड कहा है और फिर उसको किसी ने फॉलो किया है, फिर वो और वो कोड भी अब नोन है वर्ल्ड में। जैसे राम, भाई भगवान राम थे और भगवान राम को हनुमान जी ने फॉलो किया, हनुमान सेल्फ बिकम भगवान। ठीक है, तो ऐसे ही किसी बड़े का कोड दूसरे बड़े आदमी ने फॉलो किया, वो बड़ा बन गया। तो आप ये देख रहे हो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कोड, फॉलोइंग दैट कोड इन योर लाइफ, फॉलोइंग दैट कोड इन योर लाइफ, इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि उससे एक सक्सेस कॉन्स्टेंट मिल रही है और उससे हमारी सोसाइटी, हमारी ह्यूमैनिटीज को वैल्यू एडिशन हो रहा है। इम्पोर्टेंट ऑफ द कोड। अदरवाइज अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो फिर तो दैट कोड इज नॉट वर्दी फॉर सोसाइटी। थिंक इन दैट एंगल। फिर वो एग्जांपल आप उसमें ऐड कर सकते हो कि उसको आइडियल मान के, उन महापुरुष को आइडियल मान के इतने इतने लोगों ने फॉलो किया एंड एवरीबडी हैज गिवन समथिंग टू द सोसाइटी। So that will be the supporting argument as well as giving a new perspective to that code. हाँ, किसी ने कोड को थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा, ठीक है, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो टू द वैल्यू दैट ऑफ टू दैट कोड। इसका मतलब ये है ना कि उसको दिमाग तो वहीं से आया है, ओरिजिनेशन ऑफ आइडिया तो वही है। अब मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, इट इज अबाउट दिस, ये जो मूवमेंट है ये रामानुजम वाले और इनके अद्वैत और अद्वैत, तो इसी में कोई ऐड करता गया, क्या करता गया, है ना, फिलोसफीज बनी। वो शुरुआत में किया था बट दैट वाज लिमिटेड, फिर वो एड ऑन होती गई। सो ऐसे करके आप अपने आर्गुमेंट्स देना, एंड देन जब आपको लगे कि दिस कोड इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, मोस्टली तो यही होता है कि ऑल द कोड्स आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी उनके एप्लीकेशन इन टाइम एंड स्पेस इज रिलेवेंट, तो आप काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते। बट समटाइम्स हैपेंस दैट दिस कोड इज नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट थोड़ा बहुत 1 और 2 देना चाहिए, ठीक है, इससे मार्क्स भी। लेकिन अगेन टेलिंग यू वेरी स्पेसिफिकली, इट इज एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि जहां पर हम काउंटर आर्ग्यूमेंट कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रणवीर ने अभी बताया विद रेस्पेक्ट टू कास्ट, ओपी ऑफ अम्बेडकर गांधी वर डिफरेंट, तो ये आप यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। बट विद रेस्पेक्ट टू नॉन वायलेंस तुम्हें लगता है इसका जो ओपिनियन डिफरेंट होगा, तो कोर्ट आ गया अगेंस्ट द वायलेंस, तो वो वायलेंस, तो कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका नहीं हो सकता। ये जो थे adapted the meaning, adapted the way of violence, but eventually they also ended up towards the non-violence thing. तो यानी वो भी अपने 20 साल के स्ट्रगल में ही समझ गए, 20 साल भी नहीं हुए, 1907 1908 के बाद में शुरू हुए रिवॉल्यूशनरीज और 1931-32 के बाद लगभग खत्म हो गए, एंड देन दे गेव देयर सपोर्ट टू कांग्रेस। वो भी 20 साल 30 साल में समझ गए कि देयर इज नथिंग काउंटर टू दी नॉन वायलेंस थिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां पर काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है, ठीक है। और फिर आप उसको कंक्लूड करेंगे क्या, कंक्लूजन हमेशा ऑब्वियसली होता है, एंड व्हाट इज दैट कोर्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी। अब ये हो सकता है कि आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में सारा का सारा आपने दिमाग डाल दिया, व्हाटएवर दैट कोर्ट हैज कंट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी, अब कंक्लूजन के लिए बचा नहीं। तो ऐसे कर लो कई बार कि उसमें से कुछ पॉइंट हटा के कंक्लूजन में डाल देना कि व्हाट इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू सोसाइटी, और या फिर ऐसे डालो व्हाट इट कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। So quote is with respect to philosophy, with respect to environment, with respect to social issues, with respect to economy. तो आप उसको लिख कर दो to the future कि what it can contribute to the society, ठीक है। और उसमें इस बीच में कहीं ना कहीं आप उस कोर्ट से रिलेटेड कोई करंट एग्जांपल घुसा देना कि why that court is asked, ठीक है। एंड अगर ये कोर्ट उस आदमी के दिमाग में होता तो फिर वो ऐसे काम नहीं करता। गेटिंग द पॉइंट। अब जैसे अभी मुखर्जी नगर में एक इश्यू हुआ, मुखर्जी नगर में कोचिंग क्लासेस में जो है आग लग गई थी,
और फिर उसके वो ऊपर से पूछ रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। तो दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। अर्बनाइजेशन में वो बात की बात है, लेकिन इथिक्स का क्वेश्चन है कि इतनी प्रोलिफरेट हो रही है विदाउट गिविंग ड्यू एनी attention to the fire safety and floor ratio and number of students could be accommodated in one class, और ये सब बस वो व्यक्ति पूरा का पूरा पैसे के पीछे भागता है। उनको फर्क ही 100 की क्लास में 200 स्टूडेंट बैठ गए। तो ये पूरा एथिक्स। अब ये इसमें आप कोर्ट में ऐसे डाल सकते हो इसको इन ब्रीफ में, इफ दैट कोर्ट इज रिलेटेड टू दिस इंसिडेंट, कि अगर उस आदमी ने कभी पढ़ा होता तो वो ऐसे काम नहीं करता, और वो पूरी सेफ्टी, फायर सेफ्टी रेशियो और एक्सटिंग्विशर और नंबर वगैरह ध्यान रखें। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक कोर्ट बेस्ड केस। आपके कोई क्वेश्चंस है तो पे आप राजश्री एंड रणवीर विल आंसर दोस क्वेश्चंस सो दैट उनका पर्सपेक्टिव भी तो प्लीज आस्क सम क्वेश्चंस। सर पिछले सेशन में हमने प्रमोद के आंसर भी डिस्कस किए थे, जो दो मैं चेक देखे थे कोटेशन वाले, तो प्रमोद उसमें शायद एब्सेंट थे। सेम क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में किए थे, उनके दो कोटेशन क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो। है अब Sir, one question is there, like integrity is a value that empowers the human being. Hello, sir. Voice is like question is like a quotation question. Integrity is a value that empowers the human being, justify with suitable illustration. So how can we divide into multiple? कोड किसका है? ये लिखा है किसका कोड है ये? No, sir. Just given quotation he has given justify with illustration came previous question. वो कोड बेस्ड क्लास में 3, ठीक है, पर पे आई थिंक ये यू हैव टू राइट विद आपका GS4 का नॉलेज। आई कैन बट राइट of ethics, keywords, integrity, transparency, honesty, accountability, and a code-based system. This need not necessarily words of ethics. You have to give that angle by supporting, by countering. So try to बता दिए कुछ 3 questions only. Sir, voice is not clear. Sir, Deepak sir, your voice is not clear. हाँ, आपकी आवाज बहुत कट रही थी। अच्छा, पता नहीं बीच में नेटवर्क कैसे गायब हो जाता है। तो रणवीर, आर यू रेडी विद द क्वेश्चन ऑफ प्रमोद जो इन्होंने लिखा था कोड बेस्ड? सर जो दो क्वेश्चन थे वो मैं इनको भेज दूंगा अलग से बाद में। हमने वैसे पिछले सेशन में उनके आधे घंटे कर लिया था डिस्कशन, पेज मिल नहीं रहा मेरे को, वापस में ढूंढा था। नो प्रॉब्लम। प्रमोद, यू गेट इन कांटेक्ट विद रणवीर, ओके? Okay, sir. Sure. ओके देन, आज काफी डिस्कशन हुआ है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपने केस स्टडीज और ये क्वेश्चंस लिख के आंसर्स लिख के भेजते रहिए, ठीक है? हाँ, Good evening, sir. गुड इवनिंग। Yeah, sir. Last day I had shared my essay, like on last Thursday. ओके, इवेलुएट हुआ? Yes, sir. इवेलुएट नहीं हुआ क्या? नहीं sir. That's why I thought कि कल तक मिल जाएगा आपको। Thank you, sir. Thank you very much. और किसी के कोई पर्टिकुलर डाउट्स हैं तो, और अगर आपका ऐसे इवेलुएट नहीं होता है ना इन से 1 or 2 डे, यू सेंड मी द मैसेज, ओके?
then Amrit sir, now we can Okay. call out. Yes, yes. Thank you, Divak. It was a great session. Thank you. Okay, friends. Take care. Thank you, sir.